गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास नाइन्थ का मॉडल सेट 1 साइंस का लेकर आए हैं। सभी को ध्यान से समझिएगा क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है, मतलब किसका किसका एसआई मात्रक जो है वो समान है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आंसर इसलिए बता दिया ताकि कम समय लगेगा और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इससे ध्यान से देखिए क्या होता है। ये नोट्स के रूप में आप भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, तो निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। तो चाल और वेग का, चाल का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और वेग का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। फिर क्या बोलता है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। फिर क्या कहता है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मीटर पर सेकंड। अभी हम बोले ना कि वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, चाल का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। फिर आगे देखिए, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा रहता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, वह क्या कहलाता है। देखिए गाड़ी में एक मीटर होता है लगा, ठीक है, जो ये बताता है कि गाड़ी अभी तक कितना किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है, कितना दूरी तक कितना किलोमीटर चल चुकी है। तो वो जो मापता है वो बताता है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिएगा सन। कहता है कि यदि दो वस्तु, देखिए क्या बोलता है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। अगर कोई भी पिंड का द्रव्यमान, अगर जैसे करके देखिए, कोई भी पिंड का द्रव्यमान जो है अगर दोगुना कर देंगे, और क्या होता है, और उसका वेग अगर आधा कर देंगे, तो पिंड का रेखीय संवेग क्या हो जाएगा। कहने का मतलब हम इसको समझाते हैं। देखिए अगर हम क्या कहते हैं, यदि कोई पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर देंगे, अगर कोई भी पिंड का मान है, अगर उसको दोगुना कर देंगे, और क्या होता है उसका वेग को आधा कर देंगे, तो उसका पिंड का रेखीय संवेग क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को हम बताते हैं, संवेग बराबर क्या होता है, एम भी। याद रखेंगे। और मास आपको देखा है, एम कितना वैल्यू देखा है, बोलता है कि उसके द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे, तो आप इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2m हो गया गुना। अब वेग क्या कहता है, बोलता है ना वेग वेलोसिटी को, मतलब क्या होता है, और उसके वेग को आधा कर दिया जाए। वेग को आधा कर दे मतलब भी बट्टा 2 कर दे, 2 कट गया। अब बताइए मुझे कितना आया, बराबर के बराबर हुआ। एम को भी से गुना किया तो एम भी आया। देखिए शुरू में भी एम भी था, एम भी आया, तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ, क्या नहीं हुआ ना। तो ये लिखे वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आगे देखिए क्या बोलता है। कहता है क्वेश्चन में क्या, कि यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी है, तो ए का वजन अगर मान लेते हैं, ए का वजन अगर जो है 6 केजी है, बी का वजन अगर 34 किलो है, तो बताइए कि इसका द्रव्यमान क्रमशः है तो उसका क्या होगा। तो बोलेंगे बी का जड़त्व जो होगा, देखो बी का वजन जो है, देखिए बी का वजन जो है ना, बी का वजन 34 किलो है और ए का वजन 6 किलो है, तो बी का वजन ज़्यादा है, तो बोले बी का जड़त्व जो है वो ए की जड़त्व से अधिक होगा। बात सही है। फिर देखिए क्या बोलता है आगे क्वेश्चन में, कहता है न्यूटन के गति के किस नियम से जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। तो देखिए न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो बोलेंगे न्यूटन के गति के प्रथम नियम हो गया। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो कार्य करता है उसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर कार्य करता है, रॉकेट अपने सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आगे देखिए क्या बोलता है, 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। मतलब अगर देखिए कोई व्यक्ति का अगर वजन जैसे 60 किलो है, समझिएगा, कोई व्यक्ति का वजन अगर 60 किलो है, और वही अगर व्यक्ति जो है अगर चंद्रमा पर जाएगा तो उसका वजन क्या हो जाएगा। अगर जी का मतलब ग्रेविटेशन का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए आगे इसको सॉल्व करके समझाते हैं। देखिए आपको वेट वैल्यू निकालना है, वेट वजन निकालना है पहले। तो वेट बराबर क्या होता है, एम जी। एम मतलब मास आपको कितना दिया था, वजन 60 दिया था, 60 किलो दिया था ना, और उसका ग्रेविटेशन का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया था। तो 60 देंगे कितना हो गया, 600। ये 600 हो गया इसका वेट, ये न्यूटन हो गया, 600 न्यूटन इसका हो गया क्या। ये जो 600 न्यूटन निकला इसका भार निकला कहाँ का, चंद्रमा का नहीं निकला, ये पृथ्वी का निकला, पृथ्वी का। अब हम लोग जानते हैं कि अगर जो भी भार होता है, चंद्रमा का अगर भार हम लोग निकालेंगे, तो जो भी भार होता है उसको क्या होता है, वो टोटल जितना होता है पृथ्वी के भार में जो होता है उसका 1/6वां भाग होता है हमारा चंद्रमा पर।
अगर कोई पृथ्वी में अगर 600 किलो का वजन का कोई व्यक्ति है, 600 न्यूटन का कोई व्यक्ति है, तो उसका चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 1/6 भाग हो जाएगा। तो काटो कितना आया, 100 बार में कट गया, तो 100 एकम 100 न्यूटन इसका आंसर आया। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए क्या बोलता है। कहता है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब अगर कोई दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, है ना, फिर क्या बोलता है, और उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। कहता है कि देखिए 4 गुना बढ़ जाएगा। 4 गुना कैसे बढ़ेगा वो भी हम बताते हैं, थोड़ा तोड़ के समझाते हैं, समझिएगा बढ़िया से, है ना। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। कहता है अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी, अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी है, अगर हम लोग F बराबर निकालते हैं, है ना, F मतलब समझते हैं ना, F निकालना है, F बराबर, तो हम लोग F बराबर निकालेंगे क्या होता है, तो G कैपिटल M स्मॉल m बाय क्या होता है R²। R का मतलब होता है क्या, दूरी, वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या बोलता है, उसको बोला था आधा कर दिया जाए, तो कुछ नहीं, हम लोग G रखें, बड़ा M के बड़ा M, छोटा M के छोटा M, बटा R को बोला था दोनों बीच की दूरी आधा कर दिया जाए, तो R का वैल्यू कितना होगा, R/2 हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए कितना हुआ, ये कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टा R का स्क्वायर, R² बट्टा 2 दूना 4 हुआ। अब देखिए ये जो है ना बराबर हुआ, ये G हुआ, बड़ा M और छोटा M। अब ये देखिए ये बट्टा में 4 था ना, ये 4 ऊपर चला जाएगा और बट्टा में R² बच जाएगा। तो देखिए ये कितना बन गया, 4 गुना हो गया ना, तो यहाँ पर वही लिखे 4 गुना बढ़ जाएगा, खत्म कहानी। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, अगर समझोगे तो बहुत मजा आएगा, समझे ना। देखिए क्या था, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, तो ठोस तरल और गैस, ठोस तरल गैस मतलब ठोस द्रव गैस, तीनों माध्यम में वो गमन करती है। कौन, ध्वनि। वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किस पर उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का। मानव श्रव्य की श्रव परास का ऊपरी आवर्ती सीमा क्या हो, लगभग क्या होती है। देखो क्या कहता है, इंसान की जो सुनने की क्षमता होती है, पहले ये समझिए, इंसान की सुनने की क्षमता कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, याद रखेंगे कितना सर, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो बताइए इसकी ऊपरी सीमा कौन हुआ, ये हुआ ना जी, तो इसका आंसर ये होगा, क्या होगा, 20 किलो हर्ट्ज इसका आंसर। आगे देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, मतलब दो अलग अलग पदार्थों को अगर आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाएगा, उसको विसरण कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, तो हाइड्रोजन गैस को। संपीड़ित मतलब दबाया जा सकता है, तो आप गैस को ज़्यादा दबा सकते हो। बोलोगे क्यों सर, क्योंकि देखिए गैस के कणों के बीच क्या होती है, ज़्यादा खाली स्थान होती है, किसकी अपेक्षा, सबसे ज़्यादा ठोस की बीच की, सबसे कम ठोस की बीच की दूरी होती है, कणों के बीच की दूरी होती है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसकी होती है, द्रव की होती है, और उससे भी ज़्यादा किसके कणों के बीच की दूरी होती है, तो गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है, तो यौगिक कौन इसमें, तो जल, और जल का अनुसूत्र क्या होता है, H2O। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि पीतल किस धातु का मिश्रण है, पीतल किससे बना है बोलिए, तो बोलेंगे जिंक से प्लस कॉपर से। जिंक जानते हैं जिंक कितना प्रतिशत होता है, जिंक होता है 30%, और कॉपर होता है जानते हैं कितना होता है, 70%। याद रखिएगा 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, और ये जिंक और कॉपर मिलने के बाद क्या बनता है, पीतल। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन मतलब होता है जो एक बार बदल गया वो दोबारा फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। जैसे अगर हम बाबू अगर जैसे बर्फ़ का पिघलना, अगर हम लोग बर्फ़ को चाहेंगे तो उसको पिघला के पानी बना सकते हैं, फिर पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, वो भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर हम जैसे अगर मान लेते हैं कि जैसे पेड़ को अगर हम काट देंगे या कागज़ को हम जला देते हैं, सिंपल एग्जांपल, ये कागज़ को हम जला देते हैं, ये कागज़ को जला देंगे तो ये क्या बनेगा, अवक्षेप बन जाएगा, सफ़ेद अवक्षेप। सफ़ेद अवक्षेप को आप फ्रिज में डाल दीजिए, फिर भी ये बनेगा, कागज़ नहीं ना बनेगा। तो क्या करेंगे, तो बोलता है कौन इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भोजन का पचना। अगर खाना एक बार पच गया तो क्या दोबारा जो तुम खाना खाए तो वो तुमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे देखिए, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन होता है, तो सोडियम ऑक्साइड का जो अनुसूत्र होता है वो होता है Na2O। एनी प्रॉब्लम। आगे देखिए, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद होते हैं। अब हम इसको थोड़ा समझाते हैं, इसका आंसर 2 होगा। अब 2 कैसे होगा मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले हम इसको सॉल्यूशन बता दें, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये सब मेहनत कीजिएगा तब मज़ा आता है पढ़ने में, समझ गए, और पढ़ाने वाले भी टीचर को मज़ा आता है। देखिए 36 ग्राम जल में
जल के कितने मोल मौजूद होते हैं? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जानते हैं? देखिए लिखेंगे पहले, मोल मतलब जानते हैं? मोल मतलब होता है, चलो हम इसको जी मान लिए, एन मान लिए, सॉरी एन। अब हम इसको क्या करेंगे, दिया गया द्रव्यमान, दिया कितना द्रव्यमान था? 36 ग्राम दिया था, 36 ग्राम द्रव्यमान। अब हम लोग किसका, अब 36 ग्राम दिया था, लेकिन कौन से तत्व के बारे में बात किया जा रहा है? कौन से यौगिक के बारे में? जल के बारे में। तो जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O होता है सर। अब देखिए अभी नहीं बना है पूरा, 36 हुआ बट्टा हाइड्रोजन कितना में आता है? 1 में, और इसका 2 के 2 हुआ, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 में आता है। अब बताइए 36 के 36 बट्टा कितना हुआ? 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया, प्लस 16। अब बताइए कितना हुआ? 36 हुआ बट्टा 16 2 18 बराबर 2, इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? देखो C2H2 मतलब क्या होता है जानते हैं? अब देखिए C2H2 का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देखिए कार्बन, ये कार्बन है ना, कार्बन आता है कितना में? 12 नंबर में। अब यहाँ पर 2 था तो 2 से गुना किए, प्लस ये हाइड्रोजन कितना में आता है? 1 नंबर में आता है, गुने। अब यहाँ पर कितना दिया था? 2 दिया। देखिए कार्बन आता है 12 में, तो यहाँ 2 से तो 2 गुना किए, हाइड्रोजन आता है 1 में, 2 1 लिखे, यहाँ 2 के 2 से गुना किए। अब 12 2 ना 24, प्लस 2 एकम 2, 12 2 कितना हुआ? 26। तो देखिए आपका 26 आंसर आया, नहीं आया? तो फिर आगे देखिए, देखिए डायरेक्ट आंसर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर समझ के बनाइएगा तो मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किए थे। याद रखिए, याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बोलेंगे जे थॉमसन ने। आगे देखिए, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है। एक वो तत्व है, कोई तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है 11 है, और उसका न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो 12 है। तो उसमें परमाणु संख्या कितनी होगी? देखिए हम बता देते हैं, कभी भी परमाणु संख्या अगर आपको मान पूछेगा तो परमाणु संख्या का मान कौन होता है जानते हैं? जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या रहेगा वह परमाणु संख्या बनता है। याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा उतना परमाणु संख्या बनता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो परमाणु संख्या भी 11 होगा, खत्म कहानी। आगे देखिए कहता है, किसी तत्व के समान समस्थानिक में कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? तो न्यूट्रॉन। कौन? न्यूट्रॉन। आगे देखिए, कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? तो अमीबा। अमीबा कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण जो होता है वो कौन करते हैं? गोल्जी उपकरण करते हैं। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो परासरण के द्वारा। फिर से बोल रहे हैं, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना जो लगा रहता है वो किसके द्वारा होता है? प्रसारण के द्वारा होता है। फिर कंटिन्यू, पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो पौधे के जो शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है उसको बोलते हैं, वो जानते हैं क्या बोलते हैं? शीर्ष विभज्योतक। क्या बोलते हैं? शीर्ष विभज्योतक कहते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है उसके बाद, रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा। फिर से अगर कोई पूछेंगे प्लाज्मा किसे कहते हैं, बोलिएगा रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अब देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अब बहुत कोई बोलते हैं, जानते हैं क्या बोल देंगे कि मधुमक्खी के से संबंधित है, ये गलत है। श्वेत आद्र का श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। अब दूध की शुरुआत ये कब से हुआ था जानते हैं? 13 जनवरी 1970 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। किसकी उत्पादन? श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब से? 13 जनवरी 1970 ईस्वी से। खत्म कहानी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो चना। कौन? चना। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो बोले उसकी कोशिका संरचना। देखिए, जीवों के वर्गीकरण, अगर कोई भी जीव को अगर वर्गीकरण किया जाता है, मतलब बांटा जाता है, तो सर्वाधिक मूलभूत लक्षण होता है, उसके जो लक्षण होते हैं वो किसके अंदर उसको बांटा जाता है? तो उसके कोशिका संरचना के कारण। क्योंकि देखिए प्रत्येक जीव की कोशिका संरचना अलग अलग होती है ना। फिर देखिए, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? तो देखो ब्रायोफाइट्स को। आगे देखिए, फिर बोलते हैं वेल किस वर्ग से संबंधित है? तो स्तनपायी। वेल किस वर्ग से संबंधित है? तो स्तनपायी। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो CO2। जल प्रदूषण से कौन सा प्रभाव नहीं होता है? तो फेफड़े संबंधित रोग। देखिए, जल प्रदूषण से कौन सा प्रभाव रोग नहीं होता है? तो फेफड़े संबंधी रोग। हैजा जो है ना, वो जल, अगर आप गंदा पानी पिएगा तो है ना, तो ये जल प्रदूषण के कारण ये हैजा रोग होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक मतलब जो फैलने वाला रोग नहीं है, मतलब कि जैसे एक दूसरे को छूने से नहीं होता, संक्रामक रोग नहीं है। तो बोलेंगे खांसी जुकाम। आगे देखिए, सॉरी इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, है ना, इसको बोलता है निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक मतलब समझते हैं, जो मतलब कि एक दूसरे को छूने से नहीं फैलेगा। जैसे देखिए कोरोना वायरस है तो वो संक्रामक रोग था,
इसको कहते हैं, इसको कम्युनिकेशन डिजीज नहीं कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज है ना। अब आपके बीच दो क्वेश्चन रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? ये रोग लिखा हुआ है, ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग का उदाहरण है, मतलब दीर्घकालिक रोग का कौन उदाहरण है? तो टीबी। क्या बोलेंगे? टीबी। आगे देखिए, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु जो है कौन से रोग में आते हैं? तो मोनेरा। किस में आते हैं? मोनेरा। ये आपका सेट 1 कंप्लीट हुआ। आप लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको कृपया करके एकदम बढ़िया से देखेंगे और एकदम बार बार देखेंगे इसको, ज़्यादा नहीं 1 से 2 बार देखिए, आपको एकदम याद हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इसे शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें।